वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। कल के लेक्चर में हमने अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों तक चर्चा कर ली थी। इसके बाद आज हम उसे आगे बढ़ाते हुए दास प्रथा पर ही आधारित हुए एक नए सिद्धांत नागरिकता का सिद्धांत की चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद हम उनके क्रांति संबंधी विचार और क्रांति को रोकने और फिर क्रांति के प्रकारों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और समझते हैं जो अरस्तु महोदय हैं इनके नागरिकता के संबंधी विचार। नागरिकता से संबंधित इतिहास में या राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इतना व्यापक और विस्तृत वर्णन अगर किसी ने किया है तो वो अरस्तु महोदय ही हैं। और अरस्तु महोदय की ये नागरिकता का चिंतन जो है वो बेसिकली उनके दासत्व के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया है, उसी पर आश्रित है। वो ऐसा कहते थे कि अगर किसी के पास दास होंगे तो उसके पास अवकाश होंगे। अवकाश का आप आशय कल समझ गए होंगे कि वो वक्त जिसमें व्यक्ति चिंतन कर सके, अपने उदात्त गुणों का विकास कर सके और अपने में सद्गुणों को शामिल कर सके, और जो कि रोजी रोटी की चिंता उसे ना सताए और वो समाज के लिए कुछ अपना योगदान देना चाहे सद्गुणों के आधार पर, और जो प्रशासनिक कार्यों और न्याय के कार्यों में अपना योगदान दे सके। और अगर वो इतना करता है तो अल्टीमेटली उसी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, उसे ही नागरिक कहा जाएगा। आप यहाँ ओवरव्यू समझ गए होंगे नागरिकता को लेके। अब जो अरस्तु महोदय हैं कि कहते थे कि सद्गुणों के आधार पर तो नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वो क्या जो तरीके बताते हैं कि इनके आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। पहला तो ये है कि जो बोलते थे कि जन्म से आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी, अर्थात जो नागरिक हैं उनके बच्चों का जन्म होगा तो वो नागरिक नहीं होंगे। आपने सही सुना। जैसी आज कुछ बातें अमेरिका में चल रही हैं कि जन्म से नागरिकता ना देना, अरस्तु महोदय भी बहुत पहले ऐसी बातें कह चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई आप पे केस करे, आपको केस करने का कानूनी अधिकार है आपके पास, तो भी आप नागरिक नहीं होंगे। इसी के साथ अगर आप फिर किसी स्थान के निवासी या फिर एथेंस के निवासी होने के नाते अगर आप नागरिकता की मांग करें तो भी आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। और इन सब के अतिरिक्त बूढ़े और बच्चों को भी नागरिक वो नहीं मानता। इसके अलावा जिन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है या निष्कासित कर दिया गया है वो भी नागरिक नहीं होंगे। तो आप ये कैटेगरी समझ गए होंगे कि इनमें जो व्यक्ति आएंगे वो नागरिक नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम नागरिकता की चर्चा करें तो आप एक चीज और समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो अरस्तु महोदय थे वो पहले ऐसे विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने दो चीजों में फर्क किया, एक तो राज्य और दूसरा शासन। क्योंकि राज्य में नागरिक और निवासी दोनों शामिल होते हैं, वहां निवासी भी हो सकते हैं और नागरिक भी हो सकते हैं, लेकिन शासन का जो अर्थ है या प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी, न्याय में भागीदारी, आप पदाधिकारी बनेंगे, शासन का हिस्सा बनेंगे, तब वो लोग केवल नागरिक ही होंगे। गैर नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास अल्टीमेटली दास नहीं है, और दास नहीं है तो आपके पास अवकाश नहीं है, अवकाश नहीं है तो आपके पास सद्गुण नहीं है, आपके पास उदात्त गुण नहीं है, उदात्त गुण नहीं है तो आप प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी कैसे करेंगे, और भागीदारी नहीं कर पाएंगे तो आप नागरिक होगे ही नहीं। अब अगर बात कर ली जाए इनके संबंध में कुछ तथ्यों की नागरिकता के, तो वो यहाँ देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स है उसकी तीसरी पुस्तक है। मैं 2-3 बार बता चुका हूँ ये चीजें कि ये पुस्तकें पूछी जा सकती हैं कि किस पुस्तक में क्या चीजें दी हैं। तो आप याद रखिएगा टोटल 8 पुस्तकें हैं पॉलिटिक्स की, या 8 पार्ट भी आप उन्हें कह सकते हैं। ये जो तीसरा पार्ट है उसमें नागरिकता का विचार दिया गया है। और अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो जो संविधानों का वर्गीकरण है यानी शासन प्रणालियों का वर्गीकरण है वो भी इसी भाग में दिया हुआ है, तीसरे भाग में। तो आप इन्हें एक टेबल बना के याद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान चीजें हो जाएंगी। अब अगर नागरिक की बात अरस्तु के द्वारा करें एक व्यवस्थित परिभाषा की, तो उन्होंने तीसरे ही भाग में यह परिभाषा दी थी पॉलिटिक्स की कि जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकार, पद का अधिकार, यानी आप किसी पद के अधिकारी होंगे और न्याय प्रशासन में भागीदारी लेंगे तो आप नागरिक हैं। इसी को अगर थोड़े से और आसान शब्दों में कहें तो वो यहाँ एक और परिभाषा दी है अरस्तु ने आगे चल के, जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या अन्य प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है, ये समर्थ की बात आती है, होता है, उसे हम राज्य का नागरिक कहेंगे। ये समर्थ को आप अवकाश से समझ सकते हैं और सद्गुणों से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके पास सद्गुण है, आपके पास सामर्थ्य है अगर विधि निर्माण या प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए, तो आप नागरिक हैं। और समर्थता का जो एग्जाम होगा या आप कैसे पता करेगा कोई समर्थ है या नहीं है, तो उसके सद्गुण चेक किए जाएंगे, आपके पास अवकाश है या नहीं। अवकाश होगा
तो आपके पास सद्गुण विकास होंगे, ऐसा कि अरस्तु महोदय कहा करते थे। और इसी नागरिकता के आधार पर एक राज्य की परिभाषा भी है, हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी जहां हम आदर्श राज्य की बात कर रहे थे, तो वहां कहा करते थे कि जो काइनोनिया ऑफ काइनोनिया है, यानी समुदाय को समुदाय है, वह राज्य है। लेकिन यहाँ तीसरे भाग में एक अलग परिभाषा दी है उन्होंने राज्य की, उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय ही राज्य होगा। ठीक है, द पॉलिस ऑफ अ काइनोनिया ऑफ फ्रीमेन्स, मतलब फ्रीमैन से आप समझ सकते हैं कि जिनके पास अवकाश होगा, जिन्हें रोजी रोटी की चिंता नहीं होगी, रोजी रोटी की चिंता जिन्हें नहीं होगी, जिनके पास जिम्मेदारियां ज्यादा नहीं होंगी, वही, जिनके पास व्यक्तिगत जिम्मेदारियां नहीं होंगी, वही सार्वजनिक जिम्मेदारियां निभा सकते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन से हटके समाज के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी व्यापक अवधारणा नागरिकता की दी गई है, जो कि आज के क्षेत्र में इतनी नहीं मानी जाती है। केवल एक नागरिकता को राज्य के ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ देखिए व्यक्ति के ऊपर कितना बर्डन है नागरिकता का, आपके लिए क्या क्या फुलफिल करनी पड़ रही है चीजें, वो हम यहाँ नीचे समझ सकते हैं। यहाँ पे जो यूनानी नागरिकता का विचार है वो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर आधारित है। जी हाँ, देखिए आप यहाँ ऊपर से स्टार्टिंग कीजिए। न्याय प्रशासन में आपको भागीदारी होना पड़ेगा, शासन पदाधिकार यानी शासन का पदाधिकार आपके पास होना चाहिए, विधि निर्माण आपको आनी चाहिए, अन्य प्रशासन में भी हिस्सा लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक स्वतंत्र मनुष्य होना चाहिए, स्वतंत्र मनुष्य के लिए आपको रोजी रोटी से मुक्त होना पड़ेगा, सार्वजनिक कार्यों में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी और अल्टीमेटली आपके पास सद्गुण होने चाहिए, आपके पास अवकाश होना चाहिए, इसके लिए आपके पास दास होना चाहिए, तब आपको ले दे के नागरिकता मिलेगी। ये अधिकारों पे आधारित नहीं है। आप याद कर पा रहे होंगे, इसे समझ लीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ जो अब ये कंडीशन थी नागरिकता ना देने की, और जो नागरिक नहीं होंगे वो ये लोग हैं। बच्चे नागरिक नहीं होंगे क्योंकि इनके पास तर्क बुद्धि का विकास नहीं है। विदेशी लोग नागरिक नहीं होंगे क्योंकि इनकी निष्ठाएं संदेह में है। विदेशियों को नागरिकता नहीं दी जा सकती, जो कि आज भी प्रचलित कॉन्सेप्ट है भारत में। शायद दूसरे अध्याय में है, संविधान के भाग 2 में जहां नागरिकता से संबंधित वर्णन दिया है, वहां ये चीजें भी हैं कि विदेशी, अगर कोई भारत का नागरिक विदेश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी या छीन ली जाएगी। तो अरस्तु महोदय भी कुछ ऐसी बातें करते थे। इसके अलावा स्त्रियों से संबंधित, स्त्रियों को चूंकि वो प्राकृतिक असमानता का समर्थक था, यानी सबको समान नहीं मानता था, इसीलिए वो स्त्रियों को नागरिकता नहीं देता। इसका हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और दास और श्रमिक, इनके लिए भी नागरिकता का वो निषेध करता था, क्योंकि इनके पास अवकाश नहीं होंगे, चूंकि ये रोजी रोटी की चिंताओं में बिजी रहेंगे। तो स्त्रियों और दासों का थोड़ा सा व्यापक कॉन्सेप्ट है, इसे हम अगली स्लाइड में समझने वाले हैं। और यहाँ ये चीज और देख लीजिए कि जो मिस्त्री है उन्हें भी वो नागरिक नहीं मानता। एक वर्ग और है जो कि है व्यापारी वर्ग, यानी जो इधर से उधर जाके व्यापार करता था। तो आप इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो आप प्लेटो को भी देखें तो उसने जब राज्य की भौगोलिक स्थितियों की चर्चा की थी तो वो ऐसा बोलता था कि राज्य को समुद्र से दूर होना चाहिए, ये इसके किनारे पर ना हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि लोग व्यापार में पड़ सकते हैं, और वो व्यापार को एक हेय दृष्टि से देखता था। कुछ वैसी ही कहानी अरस्तु की भी है। अरस्तु बोलता था कि जो व्यापारी वर्ग है उसकी निष्ठा संदेह में है, वो चंद रुपयों के लिए ही जीता है, यानी केवल धन का लोभी होता है वो। और जो कि आपने यहाँ अवधारणा देखी होगी नागरिकता की, वो एक सकारात्मक अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हैं। तो वो किसी ऐसे लोभी वर्ग के लिए नागरिकता नहीं देना चाहते, जो कि हो सकता है कल विदेशियों से मिल जाए कुछ मुद्राओं के लोभ में, या फिर राज्य की स्थिति को संकट में डाल दे, तो वो उन्हें ऐसी नागरिकता नहीं देना चाहते। माफ कीजिएगा, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये अरस्तु महोदय के ओपिनियन है विदेशियों को लेके। तो वो विदेशियों को लेके और व्यापारियों को लेके, तो वो व्यापारियों को नागरिकता नहीं देना चाहते इस आधार पर। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं, जो अरस्तु महोदय हैं वो स्त्रियों और जो दास वर्ग है उसको नागरिकता क्यों नहीं देना चाहते। इसके कारण की अगर हम चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि स्त्रियों से संबंधित इनका जो कथन था, मैं पहले भी 2-3 बार आपको बता चुका हूं और आपको याद हो गया होगा कि स्त्रियां जो है वो वासनाओं और दुर्बलताओं का पुंज हैं, एवं दुर्बलताओं का पुंज है, ऐसा ये कहा करता था अरस्तु। तो इसीलिए, और वो प्राकृतिक असमानता का समर्थक था, स्त्री पुरुष को समान नहीं मानता था वो। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए अरस्तु का पक्ष क्या है स्त्रियों के बारे में। अरस्तु स्त्रियों को शासन कार्यों से दूर रखता है। अब नागरिक ही नहीं होंगी तो वो शासन कार्यों से अल्टीमेटली दूर होंगी, उन्हें नागरिक नहीं मानता।
इस प्रकार प्लेटो के विपरीत अरस्तु लैंगिक समानता का पक्षधर नहीं है। यानी प्लेटो जो उन्हें चूल्हा चौके से मुक्त करने वाला था और शासक वर्ग में शामिल करने के लिए तैयार था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था वो करता है। इसके विपरीत अरस्तु ने ये सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, उन्हें इनफर्टाइल मैन कहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। वह स्त्रियों को अनुत्पादक पुरुष या इनफर्टाइल मेल कहता है या मानता है। उसका कथन है, एक पुरुष विशेष योग्यताओं, शासन कार्यों में भागीदारी और तर्क बुद्धि के कारण पुरुष होता है और स्त्री एक विशेष अक्षमता के कारण स्त्री होती है। तो दो कारण है स्त्रियों के पास जिसके लिए वो नागरिकता नहीं मानता। एक तो प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी नहीं ले पाएंगी और उसका मुख्य कारण है उनमें तर्क बुद्धि नहीं होती है, तो वो पुरुषों के अंडर में रह के ही काम करें। अल्टीमेटली यही कहना चाह रहा होगा वो। और इसके अलावा जो दास और श्रमिक हैं, इनके लिए जो सेवाइन महोदय ने अध्ययन किया है वो दो कारण बताते हैं। सेवाइन महोदय अरस्तु ने इन्हें नागरिकता क्यों नहीं दी है। पहला कारण तो मानता था कि ये लोग जो है वो रोजी रोटी में ही बिजी रहेंगे और अपनी व्यक्तिगत चिंताओं में बिजी रह के राज्य के बारे में नहीं सोचेंगे और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी कर ही नहीं सकते। चूंकि दास है तो वो दूसरे के अंदर ही काम करेगा ना, उसके पास खुद के पास अवकाश कहाँ आ जाएगा। वो तो दूसरे के अंदर काम करके उसको अवकाश उपलब्ध करा रहा है, तब दूसरा व्यक्ति नागरिक बनेगा। तो दास अल्टीमेटली बिजी ही रहेगा कुल मिलाकर, और वही हाल श्रमिकों के हैं कि ये रोजी रोटी में उलझा रहेगा। और दूसरा कारण जो है वो अल्टीमेटली श्रमिकों से ही संबंधित है कि वो ऐसा मानता था कि जो शारीरिक श्रम है वो इंसान की बुद्धि को सद्गुणों के विकास के लिए अवरुद्ध कर देता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, शारीरिक श्रम जो है वो अवरुद्ध कर देता है सद्गुणों के विकास के लिए। सद्गुणों के विकास या उत्तम गुणों का विकास फिर अनुप्रयुक्त हो जाता है शारीरिक श्रम करने के कारण, इसीलिए इन्हें भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। आइए अब थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। इस दो वर्गों को अवकाश के अभाव के कारण इन्हें नागरिकता से वंचित रख दिया गया है अरस्तु महोदय के द्वारा। अरस्तु ने सद्गुणों के विकास और राजनीतिक कार्यों के संपादन के लिए अवकाश को आवश्यक माना, जो कि इनके पास है ही नहीं, तो ये नागरिक नहीं होंगे। और यहाँ फोस्टर महोदय का भी एक कथन है कि अरस्तु का नागरिक समुदाय प्लेटो के संरक्षक वर्गों यानी शासक और सैनिक का प्रतिरूप ही है। यानी जो अरस्तु का नागरिक है वो प्लेटो के जो दो वर्ग हैं, ये शासक और सैनिक वर्ग, इन्हीं का प्रतिरूप है। बस अरस्तु महोदय ने संरक्षक वर्ग के मध्य दीवार खड़ी नहीं की, यानी ये बंटवारा नहीं किया है अरस्तु ने, इन दोनों को अल्टीमेटली नागरिक ही मान लिया है। तो ये दीवार खड़ी नहीं की, बाकी ये दोनों एक ही है। मतलब जैसे इसमें भी अगर हम तीसरा बात करें प्लेटो के उत्पादक वर्ग की, तो ऐसा कुछ अरस्तु भी कहते हैं कि उत्पादक या उत्पादक से हम बेसिकली व्यापारी वर्ग ही मान सकते हैं, तो इन्हें भी ये नागरिकता नहीं देता अरस्तु, और प्लेटो भी इन्हें बाहर रखता था बाकी सब नियमों से। अब आई होप आप नागरिकता का सिद्धांत समझ गए होंगे, लेकिन अब हम समझेंगे एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि है अरस्तु का क्रांति से संबंधित सिद्धांत। आइए तो अब हम क्रांति शब्द का एक बेसिक अर्थ समझ लेते हैं पहले, फिर इसके बैकग्राउंड की भी चर्चा करेंगे। तो क्रांति शब्द सुनते ही आपके मन में वो मार्क्सवादी क्रांति की छवि बन सकती है, जो कि वर्ग संघर्ष और एक खून खराबे से रिलेटेड है, जो कि एक वर्ग वैमनस्यता असमानता पर आधारित चीजें थी। इसे हम मार्क्स में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप समझ पा रहे होंगे और आपने पढ़ा होगा तो इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो मार्क्सवादी क्रांति थी वो वर्ग संघर्ष या फिर वर्ग उन्मूलन पे संबंधित थी, लेकिन जो अरस्तु महोदय की क्रांति थी या उनके क्रांति संबंधी विचार थे वो बेसिकली था संविधानों में परिवर्तन। जी हाँ, संविधानों में परिवर्तन। और अगर आप संविधान को कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो संविधान वर्ग यानी शासन प्रणाली में परिवर्तन। अगर शासन प्रणाली में परिवर्तन हो गया यानी राजा की जगह अगर लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र की जगह अगर राजशाही आ गई, तो अरस्तु महोदय उसे क्रांति कहते थे। इसके बाद हम थोड़ा सा क्रांति को लेके जो इनके विचार है इसकी पृष्ठभूमि को तीन भागों में बांट के समझ लेते हैं। आपको अगर याद होगा तो जब प्लेटो महोदय के हम डायलॉग पढ़ रहे थे वहां हमने सुकरात का जिक्र किया था। तो जो सुकरात था उसे मारा गया था लोकतांत्रिक सरकार द्वारा जहर देके। फिर लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था भी एथेंस में ढह गई। उसके बाद 30 लोगों का शासन आया। ये कुल मिला के हम इसे एरिस्टोक्रेसी के जैसे देख सकते हैं। ये एक कुलीन वर्ग था, वहां शासन करने आया, कुलीन तंत्र के जैसे देख सकते हैं, 30 लोगों के शासन की हो। इसके बाद अल्टीमेटली ये जो यूनान था वो एथेंस से हार गया। उसके बाद 30 जो पेलोपोनेशियन वॉर थी उसमें हार गया, तो ये स्पार्टा से हारा इसके बाद। ठीक है, फिर इसके बाद अल्टीमेटली
अरस्तु के हिस्से से सिकंदर के अंडर में ये चला गया उसके कुछ समय बाद। तो आप देख सकते हैं कि एथेंस में किस प्रकार की भगदड़ मची हुई है, राजनीतिक स्थायित्व तो है ही नहीं कहीं पे। पहले लोकतांत्रिक सरकार आई, फिर 30 लोगों का शासन आया, फिर स्पार्टा से युद्ध हार गए, उसके बाद अल्टीमेटली सिकंदर ने एक बृहद राज्य में इसे शामिल कर लिया। अब चूंकि एक यूनान के या एथेंस कहें, एथेंस के एक सच्चे दार्शनिक होने के नाते या वहां का सच्चा प्रतिनिधित्व होने के नाते अरस्तु महोदय इनके कारणों की खोजने की चर्चा करता है, तो वह क्रांति के विचार पे आके पहुंच जाता है और वह चर्चा करता है कि क्रांति क्यों होती है, क्रांति कितने प्रकार की होती है, इसे कैसे रोका जा सकता है, क्या इसके लिए प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। तो एक एथेंस का प्रतिनिधि होने के नाते वह एक स्थायित्व की खोज भी कर रहा है कहीं ना कहीं कि कैसे राज्य व्यवस्था को स्थापित किया जा सके, इसे हम आगे भी देखने वाले हैं। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं क्रांति को लेके। आपके मन में एक ओवरऑल छवि बन चुकी होगी क्रांति को लेके, ऐसे मुझे उम्मीद है। पॉलिटिक्स की 5वीं जो पुस्तक है, मैं बार बार कह रहा हूं ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, आप लिस्ट बना के नहीं याद कर सकते हैं या फिर मैं नोट्स में भी डाल दूंगा इसे। आपको नोट्स का पीडीएफ जब ये अरस्तु महोदय के लेक्चर समाप्त हो जाएंगे तो एक व्यवस्थित प्रिंटेड फॉर्म में A4 के साइज में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में, तो आप वहां से ले सकते हैं। 5वीं पुस्तक में अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का विश्लेषण देखने को मिलता है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, संविधान अथवा जिसे वो शासन प्रणाली भी कहता है में परिवर्तन ही क्रांति है। यानी अगर एक संविधान से हटकर दूसरा संविधान आ गया है, यानी शासन प्रणाली आ गई है, तो वो क्रांति है। यानी राजतंत्र से निरंकुश तंत्र की स्थापना क्रांति है। यानी मोनार्की को हटा के अगर टायरेनी आ जाए, मोनार्की को हटा के लोकतंत्र आ जाए, या डेमोक्रेसी आ जाए, या डेमोक्रेसी को बदल के कोई मोनार्की ले आए, तो वो जो है क्रांति है। इसी के साथ एक चीज और देखें कि अरस्तु महोदय कहा करते थे, परिवर्तन छोटा हो या बड़ा हो, परिवर्तन छोटा हो या बड़ा हो, वो क्रांति ही है। जी हाँ, इसे हम जब क्रांति के प्रकार करेंगे तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। परिवर्तन छोटा हो या बड़ा हो, वो क्रांति ही है। संविधान में परिवर्तन को ही क्रांति कहता था, ये बात रिपीट हुई है, आपको याद हो गई होगी। संविधान में परिवर्तन, ये उसके तरीके बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है संविधान में, शासन प्रणाली कैसे कैसे बदल सकती है। या तो चुनाव में, जैसे कि हम डेमोक्रेसी में देखते हैं, क्योंकि ये उसकी निंदा करते हैं तो ये परिवर्तन को भी वो मानते हैं, और उसे भ्रष्ट तंत्र कहा करते थे लोकतंत्र को। धोखाधड़ी, यानी जो एरिस्टोक्रेसी है वो ओलिगार्की में बदल जाती है, तो यहाँ धोखाधड़ी भी शामिल हो सकती है। अथवा रक्त विहीन उपाय, या फिर जनता क्रांति कर दे तो लोकतंत्र ले आए, जैसे कि गौरवपूर्ण क्रांति के समय हमने देखा था। तो रक्तहीन, जो कि 1688 की क्रांति है, इसे हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, ये क्रांति हो सकती है। इसके अलावा जो अरस्तु महोदय के अनुसार है वो क्रांति का मूल कारण, आप देखिए कितना बेहतरीन इन्होंने चिंतन किया, उसके कारण भी बताए। एक तो विषमता है या समानता की भावना, आप किसी ओर से देख सकते हैं, आप एक पक्ष की ओर से देखेंगे तो आप इसे विषमता कह सकते हैं, और दूसरे पक्ष की ओर देखेंगे तो समानता की भावना। इसे कैसे, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे वाले पॉइंट में। जहां गरीब समानता स्थापित करने का भाव रखता है, यानी गरीब चाहता है कि बराबर हो, बिल्कुल चीजें हो, और ये कहां होगा, डेमोक्रेसी में होगा, क्योंकि सबको समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन विषमता अमीर बनाए रखना चाहता है, ये कहां होगा, ये एरिस्टोक्रेसी में होगा। एरिस्टोक्रेसी में कुलीन वर्ग चाहेगा कि सत्ता मेरे पास रहे, या ओलिगार्की में चाहेगा कि सत्ता मेरे पास रहे, सबको बराबर अधिकार ना मिले, एक श्रेणी क्रम समाज में बना रहे। तो ये विषमता की भावना को बनाए रखना चाहता है, या विषमता को बनाए रखना चाहता है, तो क्रांति होती है। और गरीब समानता स्थापित करना चाहता है, तो क्रांतियां होती हैं, ये मूल कारण है। इसे थोड़ा सा और देखिए, जो ओलिगार्की में समानता की भावना है, ओलिगार्की से आप समझ गए होंगे कि जो कुछ एक वर्ग होता है वो स्वाहित के लिए कार्य करता है और अपने हित को ही देखता है, समाज के हितों को अनदेखा कर देता है, और खुद के स्थायित्व और ऐश्वर्य वैभव के लिए लगा रहता है। तो उसमें अगर बाकी लोग हैं, उनमें समानता की भावना आ गई, या वो समानता की मांग करने लगे, तो क्रांति ही होनी है, तय है। वहां फिर डेमोक्रेसी की स्थापना होगी ओलिगार्की से हटके। लेकिन डेमोक्रेसी में जो एक समाज का क्रीमी लेयर होगा, एक कुलीन वर्ग हम जिसे कह सकते हैं, वो होगा, और वो ये चाहेगा कि सबको समानता ना मिले। अगर मेरे पास गुणों की मात्रा ज्यादा है, मैं श्रेष्ठ हूं अगर समाज में, तो एक ओलिगार्की या एरिस्टोक्रेसी की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें हम श्रेष्ठ हों। तो ये इसमें असमानता की भावना होगी डेमोक्रेसी में, जो कि क्रांति का कारण बनती है और अल्टीमेटली क्रांति हो जाती है।
इसके बाद हम क्रांति के प्रकार की चर्चा करने वाले हैं, और तो देखेंगे कि अरस्तु महोदय ने 5 प्रकार की क्रांति की चर्चा की है, जिसे हम नीचे देखेंगे। तो पहली क्रांति की जो चर्चा करते हैं वो आंशिक या पूर्ण क्रांति है। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, आंशिक क्रांति यानी संविधान या शासन प्रणाली के किसी एक वर्ग में या एक भाग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाए, तो वो आंशिक क्रांति है। इसके अलावा पूर्ण क्रांति की बात करें तो जो पूरा संविधान या पूरा शासन प्रणाली ही बदल दी जाए या उखाड़ के फेंक दिया जाए, तो उसे व्यापक या पूर्ण क्रांति कहा जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है वो रक्तपूर्ण क्रांति है, यानी जिसे हम फ्रांस की क्रांति भी देख सकते हैं कि रक्तपात हुआ था, राजा कुमार के लटका दिया गया था, गिलोटिन के माध्यम से उसकी हत्या कर दी गई थी। ये तब हुई थी 1789 में, फ्रांस की क्रांति 1789 में। इसके अलावा जो इसी का दूसरा भाग है वो रक्तहीन क्रांति का है, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। जो 1688 की क्रांति है, 1688 की, तो उसमें बिना रक्त बहाए भी जो वहां के राजा है, जेम्स द्वितीय थे शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है, उन्हें वो फ्रांस भाग गए थे और फिर वहां पे उनकी बेटी और दामाद मेरी और प्रिंस विलियम ऑफ ऑरेंज ने गद्दी पे शासन पे अपना कंट्रोल ले लिया था। इसके अलावा जो तीसरा है वो व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति, यानी एक व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए क्रांति की जाए तो वो व्यक्तिगत क्रांति होगी। जैसे किसी राजा को हटाने के लिए क्रांति की जाए तो वो व्यक्तिगत क्रांति होगी, और अगर गैर व्यक्तिगत हो, एक व्यक्ति के अलावा, ये निर्व्यक्तिगत क्रांति भी से बोलते हैं, तो वो क्रांति हो तो इसे गैर व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। और वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, तो इसमें 2 वर्ग आते हैं, एक तो एरिस्टोक्रेसी वाला वर्ग आएगा और एक आएगा ओलिगार्की वाला वर्ग, इसमें शामिल होंगे ये 2 वर्ग। इनके विरुद्ध अगर क्रांति कर दी जाए या डेमोक्रेसी के विरुद्ध भी क्रांति हो जाए, तो मोनार्की आ जाए, तो वो भी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कही जा सकती है। और जो 5वां और अंतिम प्रकार क्रांति का, वो बागवीरों द्वारा क्रांति है, यानी कुछ जो समाज के तेजस्वी लोग होते हैं वो अपने भाषणों के द्वारा, अपने जो प्रभाव के द्वारा, या फिर कहें कि नारे लुभावने नारों के द्वारा, किसी भी माध्यम से अगर संविधान या शासन प्रणाली को बदलने या हटाने में सफल हुए तो उसे बागवीरों द्वारा की गई क्रांति भी कह सकते हैं। अब हम क्रांति को रोकने के उपाय भी देख लेते हैं साथ ही साथ। आप देख सकते हैं कि कितना व्यापक चिंतन रहा है अरस्तु महोदय का। उन्होंने क्रांति की परिभाषा, क्रांति के प्रकार, क्रांति के कारण, फिर रोकने के उपाय तक समझा दिए थे, और अल्टीमेटली वो स्थायित्व की बात करते थे। तो हम देख सकते हैं कि क्रांति को रोकने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो मध्य वर्ग का शासन है, या मध्य वर्ग, मिडिल क्लास का जो शासन है। और इसी से आप देख सकते हैं कि वो बोलते थे कि ना राज्य में ज्यादा गरीब हो और ना ज्यादा अमीर हो, एक मध्यम वर्ग ज्यादा हो। मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा राज्य में विकसित करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली वो मध्यम वर्ग को ज्यादा मानते थे, और यही उनके स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत है कि 2 अतियों से बच के, गरीब, बहुत गरीब ना हो और बहुत अमीर ना हो, तो 2 अतियों से बच के एक बीच का मार्ग निकाला जाए और मध्यम वर्ग के हाथ में शासन दे दिया जाए, तो इससे क्रांतियों को रोका जा सकता है। तो यहाँ भी उनके मध्यमान का सिद्धांत लगता है। हम कल उसकी चर्चा भी करने वाले हैं, क्योंकि 2-3 जगह उसकी छोटी छोटी चर्चा हो चुकी है, लेकिन हम उसे एक सिद्धांत के रूप में कल देखने वाले हैं। और कुछ अन्य उपाय हैं, जैसे संविधान के प्रति आस्था, शासक और शासितों में संवाद, विधि का शासन, मध्यम वर्ग की प्रधानता, आर्थिक समानता, समुचित शिक्षा पद्धति, विदेशियों की समस्या के प्रति जनता का ध्यान केंद्रित करना। ये आप देख सकते हैं वर्तमान में रोहिंग्यों को लेके या बांग्लादेशियों को लेके जो भारत में समस्याएं चल रही हैं, या जो ट्रंप का माइग्रेटों को लेके चुनाव जीतना है, या ऐतिहासिक विजय, जो मतलब सीनेट और वहां की जो रिप्रेजेंटेटिव है, वहां दोनों संस्थाओं में ट्रंप को बहुमत मिला है। तो वो कहीं ना कहीं यही है, विदेशियों की समस्याओं की तरफ उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और वो चुनाव जीतने में सफल हुए। इसके अलावा राजकीय पदों और सम्मानों का न्यायोचित वितरण, आप देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश में हाल ही में हुआ, वो इसी को जोड़ के देख सकते हैं। वहां बंगाल के छात्र आंदोलन कर रहे थे समानता को लेके, जो कि एक आरक्षण को लेके मेनली मुद्दा था, और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। हसीना की सरकार अल्टीमेटली चली गई, जो भारत के हित में नहीं था। तो आप उसे यहाँ कनेक्ट करके देख सकते हैं कि अगर उन्होंने अरस्तु की बातों को सुना होता तो ऐसी नहीं होती। और परिवर्तनों का पर निगरानी, आप चेंजेस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या घट रहा है। जैसे कि आप इसे अफगानिस्तान से जोड़ के देख सकते हैं, जहाँ तालिबान धीरे धीरे बढ़ा, और वर्तमान में इसे सीरिया पे भी लगा के देख सकते हैं कि वहां सीरिया पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और बस अदालत को उखाड़ के फेंक दिया। वहां एक
आतंकवादी संगठन में। धनोपार्जन पर नियंत्रण, यानी धनों पर नियंत्रण होना चाहिए। मैक्सिको में आप देख सकते हैं कि गैंगस्टर का राज चलता है, वहां कोई उन्हें कुछ नहीं बोल सकता, तो ये भी वहां देखना चाहिए। और शासकों के मध्य परस्पर सौहार्द, इसे भी देख सकते हैं कि वरना दो जन की लड़ाई में तीसरा इंसान आके मलाई खा ले जाए, जैसा कि हम पंजाब में देख सकते हैं। पंजाब इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्रांति तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, चुनाव से जोड़ के आप उसे देखना पड़ेगा कि यहाँ बेसिकली लड़ाई जो थी वो कांग्रेस में दो लोगों के बीच थी, एक नवजोत सिंह सिद्धू और एक अमरिंदर सिंह के बीच थी। तो वहां बीच में मलाई खा गया डॉक्टर चन्नी, जिसे सीएम का पद मिला, और उसके बाद भी अल्टीमेटली कांग्रेस वहां से पूरी तरह साफ हो गई और आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व वहां पे बहुमत मिला। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वहां भी परिवर्तन हो गया सत्ता में, कि दो लोगों की लड़ाई में शासकों के मध्य परस्पर सद्भाव नहीं था। और मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं इसे कमलनाथ की सरकार को लेके जैसा कुछ हुआ और सिंधिया जी को लेके, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक बात और थी, मध्यम वर्ग की प्रधानता। तो जो बजट है उसमें आप इसको देख सकते हैं कि 12 लाख तक की जो इनकम को टैक्स फ्री किया गया है, वो कहीं ना कहीं यहीं से सारी बातें जुड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारी बातें आज भी प्रासंगिक हैं लेके, जो कि हम अरस्तु महोदय का धन्यवाद देना चाहेंगे। और अंत में मैक्सी महोदय कहते भी हैं उनका आभार व्यक्त करते हुए कि अरस्तु ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, उतने ही विवेकपूर्ण ढंग से उसके निराकरण के उपाय पर भी प्रकाश डाला है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये सारे उपाय हैं। वर्तमान में आप आस पड़ोस के भारत के किसी भी देश में या फिर भारत के राज्यों में इन्हें लगा के समझ सकते हैं कि वहां चल क्या रहा है और क्या कहां किसने क्या क्या गलतियां की हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्रांति के विचार आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। मिलेंगे कल अगले लेक्चर में, जहां हम अरस्तु के न्याय के सिद्धांत की चर्चा करने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनका स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत, जो कि हम 2-3 बार इसे कोट कर चुके हैं, बीच में देख चुके हैं। और इसके अलावा उनके ज्ञान के प्रकार, जिसमें प्रैक्टिस की अवधारणा इंपॉर्टेंट है। इन सब विषयों पर हम कल चर्चा करने वाले हैं। मुझे लगता है 1 या 2 लेक्चर और अरस्तु महोदय का दर्शन हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।